नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पर स्वागत करता हूं। बिहार के पहले चरण के चुनाव पूरे हो गए और दूसरे चरण का मतदान 93 सीटों पर 3 नवंबर को होगा। इससे पहले नीतीश कुमार की आज बिहार में 5 रैलियां हुई। इसके अलावा बिहार में कई सवाल आज भी ऐसे तैर रहे हैं जिन पर राजनीतिक चर्चा होनी बनती है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ पूर्व राज्यसभा सांसद श्री मोहम्मद अदीब साहब हैं हमारे साथ। इसके अलावा आईआईटी से रिटायर्ड वीके त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, जो हाल फिलहाल ही पहले चरण का जो मतदान है उसे देख करके बिहार से वापस लौटे। उनसे हम जानेंगे कि बिहार का ताजिया हाल क्या है। और इसके अलावा हमारे साथ बिहार से ही हमारे फ्रीडम एक्सप्रेस के संवाददाता मुशर्रफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका फ्रीडम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अदीब साहब से ये सवाल जानना चाहता हूं। अदीब साहब, बिहार का इलेक्शन कई मायनों में खास है। सबसे बड़ी बात इस बार जो देखने को मिल रही है कि जो सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी टाइमिंग को लेकर के, और बिहार इलेक्शन की जो टाइमिंग है उसे लेकर के सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। इसे लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, हम लोगों को तो ताज्जुब यही हुआ था कि इलेक्शन कमीशन में ऐसे समय में जब पूरा लॉकडाउन था और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन शायद सरकार ये चाहती थी कि वोट पोलिंग कम हो, रिस्ट्रिक्शन से लोग डरे रहें, तो उसका फायदा वो उठाएं। लेकिन पहला फेज जो हुआ उससे ये लगा कि पोलिंग तो पिछली बार से भी ज्यादा हुई है जी। तो ऐसा लगता है कि जो एंगर है वो है जरूर, लेकिन क्योंकि आपके संवाददाता खुद बिहार में बैठे हुए हैं जी। मैं ये चाहूंगा कि उनसे ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाए। लेकिन ये बात तो जरूर है कि इनकी जो एजेंसीज हैं, अब आप सोचिए कि जिस दिन इलेक्शन था पहले राउंड का, जी। पटना में के एक हिस्से में इलेक्शन हो रहा था और दूसरे हिस्से में पोलिंग हो रही थी, और दूसरे हिस्से में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कश्मीर को और 370 को और जाने क्या क्या वो कर रहे थे। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं था, ना ऐसा कभी सुना है, लेकिन ये भी हो रहा है इस मुल्क में। तो अब इसके असरात क्या पड़े हैं वो आपके जो नुमाइंदे बिहार के हैं वो बताएंगे, लेकिन हम लोग तो ये समझते हैं कि जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की हो या इन्वेस्टिगेशन की हो या पुलिस की हो, ये लोग पार्टी के लिए काम करते हैं, हुकूमत के लिए नहीं करते हैं। और वो पार्टी अदीब साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, फिर दोबारा इस मुद्दे पर आपके पास आऊंगा। वीके त्रिपाठी जी अभी अभी बिहार से आए हैं, वो बिहार का उन्होंने दौरा किया, तो उनसे जान लेते हैं सबसे पहले कि बिहार में जो मौजूदा जो सिचुएशन है और जो रुझान है पहले फेज के बाद, वहां की जनता का क्या है। त्रिपाठी जी। जी, मेरा 2 दिन का ट्रिप था पटना का, और 27 और 28 तारीख को तो मैं तमाम इलाकों में घूमा। मतलब फुलवारी शरीफ एयरपोर्ट के पास का इलाका है, वहां से शहर तक गया। अगले दिन में पटना शरीफ, जो पटना गुरुद्वारा है, पटना साहिब गुरुद्वारा, वहां से चालू किया और एयरपोर्ट तक आया, पैदल ही आया, लोगों से बातचीत करते और परिचय देते हुए। मेरे ऊपर 2 इंप्रेशन पड़े। जो आम शहरी है, जो चाय की दुकान लगाता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, मजदूरी करता है, छोटा कारीगर है या छोटा दुकानदार है, रेहड़ी चलाता है, इनमें ओवरवेलमिंगली ये बात थी कि भाई सरकार ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। लॉकडाउन में बहुत बुरा किया, हमारे कारोबार ठप कर दिए, और जब बाढ़ की सूरत पैदा हुई तो हमारे लिए कोई खास मदद की नहीं, सरकार ने हमें तना छोड़ दिया। ये मैंने बड़े पैमाने पे देखा। और एक बात और मैंने देखी कि जो मैंने जब उन लोगों से बातचीत की कि भाई ये सरकार
केंद्र की सरकार से मिलकर चल रही है जी और केंद्र की सरकार के जो भी बड़े बड़े फैसले आए कश्मीर को लेके, सीएए को लेके, तो जी उसमें इनकी एक तरीके से साझेदारी रही और जी उसका असर हिंदुस्तान की एकता पर पड़ा। जब मैंने एकता के सवाल को लोगों में उठाया जी तो आम लोगों ने उस बात को पसंद किया। हालांकि जो थोड़ा एनलाइटेंड तबका है, पढ़ा लिखा, जी जो थोड़ा संभ्रांत तबका है, जी उसमें 4 से 10 लोग मुझे ऐसे भी मिले जो कह रहे थे कि साहब मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं, नीतीश कुमार बड़ा विकास जी कर रहे हैं, जी जंगल राज नहीं लाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो संख्या कम थी और वो एक वर्ग आधारित थी। जो जी अफसर है, जैसे एक साहब प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और जा रहे थे, जी तो कहने लगे कि हमें कट्टर बनने की जरूरत है, वरना हम बुद्ध की अहिंसा के जरिए गुलाम बन गए थे, ऐसा उनका सोच था। उसी जी तरीके से हमें कुछ लोग, जब मैं पटना साहिब जा रहा था तो वहां पे भी मुझे मिले, लेकिन उनकी तादाद कम थी। मुझे लगता है कि बिहार में इस वक्त बदलाव का मंजर है। जी जहानाबाद से हमारे साथ मुशर्रफ साहब जुड़े हुए हैं। मुशर्रफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले फेज के वोटिंग के दौरान जो साधारण माहौल था वो क्या था? आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है पटना से लेके जहानाबाद तक और बिहार के दूसरे इलाकों में, तो आपको क्या देखने को मिला? क्या लोगों का रुझान था और किस तरीके की वोटिंग हुई बिहार में पहले फेज की? जी जरूर रविंद्र सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव मुकम्मल हो गया है, इसमें अहम जी बात ये रही, जब आप चुनाव प्रचार से हम बात शुरू करते हैं, जब जी नॉमिनेशन शुरू हुआ था, जिस वक्त लोगों को टिकट मिलना शुरू हुआ था, तो उस वक्त एक तरफा चल रहा था कि नीतीश जी के सामने, या फिर यूं कहा जाए कि एनडीए के सामने कोई दूसरा दिख नहीं रहा था। सब लोग यही कह रहे जी थे कि विकास का काम है, विकास बहुत हुआ है, क्योंकि ऐसी बात है जो बिहार में सड़कें नहीं थी। हम लोग जो ग्राउंड देखते हैं, पानी का जो बहुत ज्यादा दिक्कत था, या फिर यूं कहा जाए कि बिजली, जो इधर 10 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जो बिजली के पर काम हुआ है, हर गांव पर बिजली पहुंची है, तो ये जी एक इफेक्ट था लोगों में, था कि नहीं काम तो हुआ है। ऐसा नहीं है, दूसरे जी लोग भी कहते थे, जो अगले पार्टी के लोग थे, उनका भी कहना था कि नहीं मैं काम आपसे तो हुआ जानना है। चाह रहा हूँ कि वोटिंग रेशियो क्या रहा और किस तरीके का माहौल वोटिंग को लेकर के रहा? हाँ, जिस दिन वोटिंग था, तो उस दिन का जी जो हालात ये थे कि जो यूं कहा जाए कि एक तरफा चल रहा था, क्योंकि बहुत से लोग, जैसे हम आपको जहानाबाद, मसौढ़ी, अरवल, गया, इस तरफ इलाके में कुछ फॉरवर्ड क्लास के जो लोग थे, जी वो आपको वोट देने के लिए बाहर बहुत कम निकले। जी जी ये एक अहम है। मुशर्रफ साहब, बहुत मैं एक बार आपके पास आऊंगा। मैं मोहम्मद अदीब साहब के पास आना चाह रहा हूँ और अदीब साहब, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन के दौरान चाहे मुद्दा कश्मीर में जब एक बैठक हुई फारूक अब्दुल्ला साहब की, उसके बाद जो रेड है वो पड़ी, इधर जब कोई मामला ऐसा उठ रहा है तो उस पर भी इधर उधर रेड हो रही है। कल भी 2-3 जगह रेड पड़ी है। तो ये जो पूरा मामला है टाइमिंग का, जिस पर मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, तो ये इलेक्शन के टाइम में जानबूझ करके उठाया गया है या इसकी टाइमिंग ऑफिशियली है? देखिए, मोदी साहब का तो इलेक्शन जीतने का एक फार्मूला 2014 से चल रहा है। जी अब यहाँ पर ये जो पहली पोलिंग हुई है, जैसा आपके नुमाइंदे ने कहा, और जी दूसरी तरफ हमने जो और लोगों को देखा और जो बराबर मॉनिटर कर रहे हैं, उससे ये जी लगता है कि ये फर्स्ट फेज जो है, इसमें मोदी जी का असर नहीं दिखाई पड़ा। जितनी जी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ या मुखालफत नीतीश के खिलाफ है, जी उसको मोदी पूरा करने में नाकामयाब रहे। आप कहना चाह रहे हैं कि वोटर का ध्यान बटाने के लिए इन मुद्दों को उठाया जा रहा है? जी जी। अब मोदी साहब देखिए, 2 और 3 जो अभी 2 और फेजेस रह गए हैं, जी ये बहुत क्रूशल हैं, क्योंकि अब मोदी साहब अपना कारनामा दिखाएंगे। जी आपको याद है कि आज से चंद दिन पहले जिसका आपने हवाला दिया जी कि बैठे बैठे बगैर किसी उसके जी एक नोटिफिकेशन आया कि साहब जमीन खरीद सकते हैं आप। जी 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 उसको मीडिया ने बहुत पिकअप नहीं किया।
जी वो खोला इसीलिए गया था कि हम जाके मोदी साहब जाके कहें कि जाइए वहां जमीन खरीद लीजिए, अवेलेबल है जी और आपको जमीन के वहां पर मिलेगी जाके। जी उससे कुछ ज्यादा मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। वो ज्यादातर देखते रहे कि तेजस्वी जमीन पर कितना मजबूत है। जैसा जी। आपने पहले कहा कि उससे पहले तेजस्वी, गुलजार कमेटी की भी बैठक हुई, उसके बाद भी जी अब्दुल्ला नहीं, साहब के। देखिए अब उन्होंने ये किया कि उससे जब फायदा नहीं मिला तो कल उन्होंने ये किया कि 9-10 जगहों पर कश्मीर में जी रेड करी। जी कल दिल्ली में कई जगह रेड हुई और हमारे जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट आदमी हैं, जी ये जफरुल इस्लाम साहब, जी उनके यहाँ रेड की, उनके सामान ले गए। अब ये अगले 2-4 दिन में 10-20 और मुसलमानों को पकड़ेंगे। जी फिर मीडिया जो है वो देशद्रोही के नारे लगाकर और वो चिल्लाएगा, उसको वो ये घुड़ाने की कोशिश करेंगे, जो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक इशू है, वो है पोलराइजेशन और लोगों के दिलों में नफरत डालना। जी लेकिन ये बड़ा कमाल की बात की है तेजस्वी ने, जब उससे कहा गया, बार बार ये कह रहे थे, दो बातें कहते हैं वो, जी या तो 15 साल पुराना वाकया लालू प्रसाद का बयान करते हैं, जो ये 15 साल में जो हुकूमत अगर बेरोजगारी और इंसानों की जिंदगी को अच्छा नहीं बना सकती तो उसको इलेक्शन में खड़ा होने नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। लेकिन जो लीडर 15 साल में अपनी स्टेट को नहीं ठीक कर सकता, वो कैसे, किस मुंह से सड़क पे जा सकता है? लेकिन वो जा रहा है क्योंकि वो उससे पुराने वाकयात बयान कर रहा है। तो वो जो तेजस्वी ने जो इशू बनाया, वो उसने ये कहा कि, उनसे कहा कि MY यानी यादव मुसलमान, जब उससे सवाल किया कि यादव मुसलमान बहुत जुड़ गया, तो उसने ये कहा कि नहीं, A to Z जुड़ गया। यानी A to Z जुड़ने का मतलब ये है कि नौजवान जो है, जो बेरोजगार हुआ है, जो सड़कों पे दौड़ा है और जो मरा है और जो कटा है और जो भूखों मरा है, उसमें अपर कास्ट के लोग भी थे, ज्यादा थे, उसमें दूसरी कौमों के लोग भी थे, उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं था, उसमें मुसलमान भी थे और दूसरे कौमों के और जातों के लोग थे। वो नौजवान जो आज गांव में घूम रहा है, वो शहरों से आया है, उसका विजन ज्यादा है उन लोगों से जिन्होंने गांव के बाहर की जिंदगी नहीं देखी है। वो पूरे पूरे गांव को पहुंचा रहा है खबर कि हमारे साथ क्या दुर्दशा हुई और नीतीश ने कहा कि हम तुम्हें आने नहीं देंगे। ये वो चीज है जिससे वो उनकी हालत खराब है। अब इनके पास सिर्फ एक ही चारा है, मोदी साहब के पास, कि वो कोई और कारनामा लाएं। जैसे आपको याद होगा कि गुजरात में 2 राउंड में ये हार रहे थे और तीसरे राउंड में एक प्राइम मिनिस्टर पुराने अपने साबिक प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि ये पाकिस्तान के साथ साजिश में बैठे हुए थे। यानी इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट उसमें नाम लिया गया, उसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर, उसमें एक्स डिफेंस चीफ, इन सब को कहा कि साहब ये मणिशंकर अय्यर के घर पे बैठ के मियां ये क्या नाम है आपका, कांग्रेस के जो लीडर हैं, इनका नाम ले लिया कि साहब इनको बनाना है, अहमद पटेल मियां को चीफ मिनिस्टर बनाना है। उसके बाद थर्ड राउंड जो हुआ उसमें स्वीप हुआ और गुजरात के हाकिम बन गए। यूपी में भी यही हुआ, आखिरी राउंड में आके उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान का किस्सा शुरू किया। तो हमको ये देखना है कि ये दूसरे और तीसरे राउंड में ये किस हद तक नीचे जाएंगे। दूसरे चरण की ही बात पर आपसे सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। 2015 में इन 94 सीटों पर आरजेडी 33 और जेडीयू 30 सीटों पर विजयी रही थी और कांग्रेस की 7 सीटें थी, यानी 74 सीटों पर जो मुकाबला था वो काफी कड़ा था और आरजेडी और जेडीयू के बीच में अच्छी खासी टक्कर थी और लगभग बराबरी के आंकड़े आए थे। दूसरे फेज को लेकर के जेडीयू का पूरा फोकस इस बात पर है कि उसके पास मैक्सिमम सीटें आए, जिसके लिए अब नीतीश कुमार ने एक बात कल की रैली में कही। उन्होंने ये कहा कि अब जाति के वॉल्यूम पर आरक्षण होना चाहिए, यानी कि जो सेंसेक्स है उसके आधार पर आरक्षण वो देंगे।
लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो इस काम को वो कर पाएंगे। ये स्टेटमेंट और रोजगार बनाम नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि वो सरकारी नौकरी 10 लाख नौकरियां देंगे, क्या ये जो स्टेटमेंट है दूसरे चरण में होने वाले मतदान को बैलेंस करने की एक रणनीति हो सकता है, या सिर्फ हवाई जुमला है ये बिहार की जनता के लिए? अदीब साहब। जी, मुझसे कहा आपने? जी 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 जी। नहीं, मैं इससे ज्यादा सहमत इसलिए नहीं हूं कि मुझे जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट याद है। जी। जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट ने हिंदुस्तान की तारीख बदली। वो अच्छी या बुरी ये तो मैं बाद में बताऊंगा, जी। क्योंकि मैं उसमें हिस्सेदार था। मुझे उसके लिए मुल्क भी छोड़ना पड़ा था। जी। वो मंजर, नौजवानों की वो बेचैनी जो बिहार से उठी थी जेपी मूवमेंट में, जी। मुझे कुछ उस तरह के मंजर दिखाई पड़ रहे हैं उन नौजवानों की तरफ से। जब हम जेपी मूवमेंट में आए थे तो उस वक्त सारे का सारा मूवमेंट नौजवानों ने खड़ा किया था। जी। आप देखिए, अगर याद कीजिए कि जब वीपी सिंह वापिस आए हैं, उस वक्त मैंने यूपी में देखा था कि नौजवान खड़ा हुआ था। जी। और आज जो तेजस्वी यादव या महागठबंधन को जो एडवांटेज है, जी। वो आप पूरे क्राउड को अंदाजा कर लीजिए। आपको वहां 18, 20, 22, 25, 30 साल के नौजवान दिखाई पड़ रहे हैं। जी। उनको नहीं मालूम है कि 15 साल पहले क्या हुआ था। जी। वो ऐसे दीवाने कास्ट सिस्टम पे नहीं है जी। जो कास्ट सिस्टम का जो मूवमेंट खड़ा हुआ मंडल कमीशन के बाद, सिर्फ बिरादरी, जी। उसने इस यहाँ के हिंदुस्तान की सियासत को खोखला कर दिया है। जी। उसने दीमक लगा दी। जी। ये जो नौजवान बच्चे उठे हैं, जी। ये सिर्फ मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जी। वो कह रहे हैं कि हम नौकरी चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमारे अच्छे स्कूल चाहिए। जी। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये जो एक स्लोगन के तौर पे मोदी ने 2014 से आज तक हमने इस्तेमाल किया है। जी। और जहां वो हारने लगते हैं, जहां उनको लगता है कि अब लोग सवाल करेंगे, जी। वहां वो मजहब को ले आते हैं। क्या जी। आप बताइए कि पटना में पोलिंग हो रही है जी। और पटना में वो कह रहे हैं कि हमने देखिए बाबरी मस्जिद बना दी, आपसे वादा किया था, जी। हमने 370 लागू कर दिया, हिंदुस्तान में कश्मीर को आपसे जोड़ दिया। जी। अब ये अलग बात है कि आने वाला वक्त बताएगा कि हमारा हिंदुस्तान जुड़ा है या कटा है। जी, कटा है। जी, मैं आपको रोक करके त्रिपाठी साहब की ओर जाना चाहता हूँ। त्रिपाठी साहब, आप बिहार से अभी होकर के आए, आपने पहले चरण की वहाँ पोलिंग देखी है, लोगों से भी आप मिले जुले। मेरा सवाल आपसे भी लगभग यही है। दूसरे चरण के मतदान 3 तारीख को होंगे, 3 नवंबर को होंगे। उससे पहले जो पूरा जो फोकस है नीतीश कुमार का, उन्होंने पहले बीजेपी ने उधर राम मंदिर की बात की, उसके बाद फिर जब राम मंदिर नहीं चला तो कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, फिर जमीन देने की बात कर दी। अब ये जो आरक्षण की जो बात की है, इसे लेकर के वहां के आम लोगों में किस तरीके की बेचैनी है, या वो किस तरीके से इसे महसूस कर रहे हैं? मैं परसों था उधर जी। पटना में, जी। और उसी इलाके में भी घूमा जहाँ पे मोदी जी की रैली हुई। रैली में तो जी। मैं नहीं गया, लेकिन उसके आसपास था। लेकिन जी। शहर में कोई जी। चर्चा नहीं थी, कोई जी। हलचल नहीं थी, चक्री किसी ने नहीं कहा। उस इलाके में भी मुझे, नहीं तो नॉर्मली किसी बड़े नेता की रैली होती है तो जी। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ था नहीं। जी। जी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अयोध्या के मंदिर निर्माण का सवाल उन्होंने उठा, क्रेडिट लेने की बात कही, दरभंगा में जी। कही थी दरअसल जी। वो, जी। उसका इम्पैक्ट किसी ने चर्चा तक नहीं की। बल्कि जी। जब मैं इन सवालों को उठाता था कि डिवाइसिव इश्यूज, ये जो तोड़ने वाली राजनीति है, जी। इससे आपको जिम्मेवारी के साथ इसके खिलाफ खड़ा होना है। जी। और लोग मेरी बात सुनते थे। कई लोगों ने कहा कि क्या क्या मुद्दे आपने उठाए? मैंने कहा हमने 5 मुद्दे उठाए अपने पर्चे में। जी। तो लोगों ने दिलचस्पी ली उसमें। और एक मैंने सच बात करके गजल लिखी थी, उसका कहा कि ये जरा पढ़ के सुना, इसको गा के बता दें कि किस धुन में हम गाएं। उसमें हमने इंसानियत की बात रखी थी। आप वहाँ तो युवाओं से भी मिले, आपने जब आकर के बताया था कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से वहाँ मिला, लोकल लोगों से मिला, जी तो जी, उनके बीच में
उनका देखिए, जैसे किताबों की दुकानों में बहुत सारे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, जी लेकिन जहाँ पर वो IAS वगैरह की कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जी किताबों की दुकानों पे और सड़क पे भी। जी उन लोगों का रुझान, उनके दिमाग में इस वक्त डिवाइसिव इश्यूज, ना तो 370 की वजह से जी हुकूमत को वापस लाने के उनके दिमाग में बात है। मोटा मोटा मुद्दा 3-4 है जो अदीब साहब ने रखा। पहला मुद्दा तो यही है कि भाई हमारे काम धंधे बंद कर दियो, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी, और जी जो एक आध जगह मैंने नई शिक्षा नीति के सवाल को उठा दिया, जी उस पर भी लोगों को लगा कि इसमें कोई हमारे हक की क्या बात कही गई है। जी तो इस वक्त रिजेंटमेंट तो है, और मुझे नहीं लगता कि दूसरे चरण तीसरे चरण में शायद पांसा पलट सके ये, लेकिन अब तक इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं जी उसका असर मुझे नजर नहीं आया। ये जी नीतीश कुमार ने जो बात कही कल जाति जी के नाम पर जी आरक्षण वाली, जी वो उसका मुझे इल्म नहीं है, जी लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो आम लोग हैं उनके दिमाग में आर्थिक सवाल, शिक्षा का सवाल, ये जी महत्वपूर्ण है, जी टूटेंगे नहीं। जी मुशर्रफ साहब, आपसे एक सवाल मैं लेना चाहूंगा कि दूसरे चरण का मतदान 3 तारीख को होगा, और उससे पहले जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने जो वो हैं वो भाषण उनके जारी हैं, धरने प्रदर्शन उनके जारी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मौजूदा समय में बिहार में जो बेरोजगारी है, और फिर यहाँ से जो कोविड के दौरान जो दिल्ली से बिहार गए, या जो गुजरात से या महाराष्ट्र से जो मजदूर वापस अपने घर आए, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी। तो उनके उनके मन में जो मौजूदा सरकार है, क्या उनके खिलाफ गुस्सा है? क्योंकि अक्सर राजनीति में ये कहा जाता है कि अब सरकार के खिलाफ या उसके पक्ष में वोट होते या नहीं होते इसलिए होते हैं कि या तो वो सरकार को गिराएं या दूसरी सरकार बनाएं। यानी कि बदले की भावना से वोटिंग की इंपोर्टेंस 2014 के बाद हमें देखने को मिली है। तो क्या इस तरह का माहौल फिर एक बार बिहार में है और सत्ता परिवर्तन के संकेत देखने को मिल रहे हैं? जी, एकदम सत्ता बदलने के संकेत हैं, क्योंकि सभी लोग जो है वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जॉब खोज रहे हैं। जी हर लोग जो भी, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हैं कुछ तो चले गए, रोजगार नहीं रहने की वजह से वो फिर चले जी गए हैं, वापस चले गए। लेकिन जो रह गए हैं वो, उनकी अब चाहत है कि जो भी कमाएं हम अपने वतन में कमाएं, अपने जगह कमाएं, अपने शहर में कमाएं। जी जिसकी वजह से वो प्राइवेट सेक्टर भी या फिर सरकारी भी, क्योंकि जो जी बाहर जाकर कमाते थे वो भी पढ़े लिखे होते हैं। जी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ लेबर ही किस्म के लोग होते हैं। जो लेबर में भी जी वहां काम करते हैं वो भी कम से कम मैट्रिक क्वालिफिकेशन पास किए रहते हैं, या फिर जी इंटर BA जरूर किए रहते हैं। तो जी उनकी अब एक चाहत होती है, क्योंकि मैंने भी देखा है, जब जमीन ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देखा तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब यहाँ एक जनरल स्टोर खोल दिया है। जी हम तो क्या करें, वहां भी वही काम करना रहता है, यहीं रहेंगे, अब परिवार के साथ रहेंगे। तो जी लोग का अब यही है कि रोजगार हमको मिलना चाहिए, जिसको लेके उनकी जो है एक जिसको यूं कहा जाए कि शिकायत है सरकार से जी कि सरकार ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और जी इसीलिए वो लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी जी अदीब साहब, मैं आपसे मैं जरा मुशर्रफ साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी जी मुशर्रफ साहब, मुझे ये बताइए कि वहां जो ओवैसी फैक्टर है, जी क्या वो मुस्लिम वोट को डिवाइड करेगा, और करेगा तो किस हद तक करेगा? देखिए, इधर जो बिहार का जो इधर गया, पटना, मसौड़ी या फिर सब इस ये एरिया तो उनको डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्वांचल की तरफ वो थोड़ा अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जिधर जी पहले से उनकी एक सीट है, वो वहां अब सीट बढ़ सकती है उनकी। जैसे एक सर्वे हम लोगों ने किया है अपना, तो उसमें उनकी सीट बढ़ती दिख रही है। लेकिन जी इधर मतलब दक्षिण की तरफ, जो बिहार का दक्षिण छोर है, उधर आपको उनका बहुत ज्यादा आए हैं, उन्होंने रैली किया है। अरवल में उन्होंने रैली, दो रैली की है। अरवल एक जिला है, पटना और गया, जहानाबाद और अरवल। तो इधर उन्होंने 2 रैलियां की है। भीड़ तो काफी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचा, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो सका है। लेकिन हाँ, ये है, लेकिन लोग आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि वो उसमें उनका इम्पैक्ट पड़े इधर। अच्छा, और ये पप्पू यादव की पार्टी है, ये अपनी कम्युनिटी का कितना वोट डैमेज करेगी? पप्पू यादव की पार्टी, हम आपको एक नॉर्मल से बता दें, जहानाबाद में भी उनके उम्मीदवार खड़े थे, एक रजी सुल्तान के नाम से, जी जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी।
डॉक्टर सुल्तान अहमद के नाम से, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज, मुश्किल से अगर वोटिंग की बात की जाए तो मतलब 3000 से 4000 उनका वोट आएगा। बहुत ज्यादा डैमेज अभी नहीं कर पा रहे, कोशिश तो किया था लेकिन नहीं हो पाया। जी 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 रवि साहब, मैं अब ये बात समझ रहा हूँ जी कि अगर ओवैसी और पप्पू, जी अगर ये लोग बहुत डैमेज नहीं कर रहे हैं जी तो फिर सरकार को ईवीएम या दूसरे तरीके का से ही वापस आना पड़ेगा, जी और कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता है मुझको। जी क्योंकि जो जिस तरीके से ये तो मुशर्रफ साहब बता ही रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, जी लेकिन ये दो जो फेजेस हैं जी इसमें अगर ये डैमेज, क्योंकि मैंने ये देखा था कि अगर ओवैसी आएंगे तो मोर पोलराइजेशन ज्यादा होगा, जी लेकिन इस बार क्योंकि ये छोटे छोटे कई ग्रुप में ओवैसी आ गए हैं, जी इसलिए पोलराइजेशन का असर कम हो रहा है। कम हो रहा है। अदरवाइज अगर ओवैसी आगे अकेले लड़ते, जो इससे पहले हरकतें उन्होंने मुख्तलिफ जगहों में महाराष्ट्र में और सब जगह की हैं, जी तो उससे मुस्लिम वोट डिवाइड होता है जिसकी संख्या बहुत बड़ी है। और जी बिहार में एक अजीब खूबी यह है कि पॉकेट्स हैं बहुत। अगर कहीं पॉकेट है तो यादवों का पॉकेट है, अहिरों का पॉकेट है, मुसलमानों का पॉकेट है, ठाकरों के पॉकेट्स हैं। यूपी की तरह नहीं है कि सब तरफ फैला हुआ है। जी तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बिहार में ज्यादा लगती है। क्यों मैं गलत, मुशर्रफ साहब मेरी जी बात जी, आप सही बोल रहे हैं, आप अदीब साहब सही बोल रहे जी जी हैं। जी जी अदीब साहब, मैं एक अंतिम सवाल पूछ करके आज की चर्चा को मैं विराम देना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बिहार में पहले पहले फेज पे ना तो राम मंदिर का मामला चला, ना कश्मीर का ही मामला चला। जी लगता है कि जो सरकारी नौकरी देने के वादे के आगे, मेरा जी पूछने का मतलब ये है, क्या तेजस्वी के आगे लालटेन जो तीर है वो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेरे हिसाब से, हो सकता है आप लोगों को नाराजगी हो, जी ये प्राइम मिनिस्टरशिप के अहल नहीं है। जी इनको बहुत बना बनाया हिंदुस्तान मिला था, जी जो कमजोरियां थी उसको पूरा करना चाहिए था। जी ये सिर्फ हवा में रहे और ये सिर्फ इस चक्कर में रहे कि भाई बस हिंदू मुसलमान कर दो। जी अगर ये उसको इम्प्रूव करते, जो जिस तरीके से इकोनॉमी हमने बढ़ी थी, हम दुनिया में हमारा नाम हो गया था, जी उस प्रोजेक्ट पे चलते जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। जी उससे पहले एक्चुअली पूछिए तो नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, जी फिर वाजपेयी ने उसको फॉलो किया, फिर उसमें मनमोहन सिंह ने आके उसको फर्दर ऊंचा किया। जी लेकिन ये ऑल ऑफ ए सडन एकदम से जी एक एक डिक्टेटरशिप आ गई, जी और वो इस तरह के ऐलान करते हैं। अब देखिए, अभी कल परसों की एक तकरीर में उन्होंने कहा बिहार में ही कि हम आपसे यकीन से कह रहे हैं कोरोना को हम जीत जाएंगे। अरे भाई, अगर मैं उनसे ये कह दूं कि मैं यकीन से कह रहा हूं कि आप एक दिन मर जाएंगे, ये क्या प्रेडिक्शन हुआ भाई? जी एक दिन वो मर जाएंगे, मैं कह रहा हूं, वो जी कह रहे हैं हम एक दिन कोरोना खत्म कर देंगे। जी इस तरह की वाहियात तकरीरें। जी और नीतीश कुमार किसी औरत के ऊपर ये कह रहे हैं कि तुम इतने बच्चे पैदा करते हो, जी ये एंगर और पैदा करेगा। जी मुझे लगता है अगर ये इसी तरह की लैंग्वेज बोलते रहे जी तो बहरहाल मैं अब दुआ करता हूं कि ये शुरुआत हो हिंदुस्तान को पटरी पे आने की। लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की जितनी एजेंसीज हैं जी उन पे एतबार नहीं रहा है। जी इसलिए 10 तारीख तक देखेंगे कि एजेंसीज इतनी नीचे चले गई हैं। अगर मार्जिनल लड़ाई होगी, अगर जी मार्जिनल जीत होगी महागठबंधन की, देखिए जी सरकार बनाना, इलेक्शन शायद ये जीत जाएंगे, सरकार बनाना जी तेजस्वी के लिए मुश्किल काम होगा। क्योंकि जी अगर ये मार्जिनल जीत के आते हैं जी तो सौदागर वहां बैठे हुए हैं जी और खरीदारी होगी, जैसा कि कर्नाटका में हुआ, जैसा जी गोवा में हुआ, बिल्कुल और जैसे कोशिश की थी राजस्थान में। जी तो वो फिर वो फेज, उस फेज के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। जी। तो ये थे हमारे साथ अदीब साहब थे, जो बता रहे थे कि बिहार में ऐसे समीकरण पैदा हो सकते हैं कि उधर भी विधायकों की खरीद फरोख्त एक बार फिर हो जाए। इसके अलावा
जो वीके त्रिपाठी जी थे उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद उधर का रुझान क्या था, और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुशर्रफ साहब भी जुड़े। आप सभी का अपने अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे कि फ्रीडम एक्सप्रेस एक इंडिपेंडेंट एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी मदद और आपके मुद्दे लगातार जनता के बीच में उठाती है। हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मदद करें और सब्सक्राइब हर वीडियो को करें, लाइक करें, ताकि हमें लगातार आपसे प्रोत्साहन मिलता रहे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।